स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 8 के आज हम पार्ट 3 के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 तक आपने घर्षण कोण के बारे में पढ़ लिया था और इस पार्ट 3 में हम पढ़ने वाले हैं आनत तल पर गति। सबसे पहला आपका सवाल यही आता है कि हम आनत तल किसे कहते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि हम आनत तल किसे कहते हैं, फिर हम पढ़ेंगे आनत तल पर जो वस्तु की गति होती है वो किस प्रकार से होती है आपकी। देखिए, अगर कोई भी आपका ऐसा तल हो जो क्षैतिज से झुका हुआ हो किसी कोण पर, ये क्षैतिज है, इस क्षैतिज से कोई भी कोण अगर वो बना रहा है तब इस वाले तल को हम आनत तल कहते हैं। अब आनत तल पर अगर वस्तु की गति का हमें अध्ययन करना है तो वो दो प्रकार से होता है। पहला तो ये हो सकता है कि जब वस्तु विराम में हो, यानी कि वस्तु आपकी संतुलित हो। देखिए, अगर वस्तु आपकी संतुलित होगी तब क्या कंडीशन आपकी बनती है। तो ध्यान दीजिए, हमने मान लिया कि कोई आपकी m द्रव्यमान की वस्तु है जो इस आनत तल पर रखी है। अब इस वस्तु पर लगने वाले बलों को दर्शाइए। तो पहला तो यह है कि इसका भार mg जो है वो लंबवत हमेशा नीचे की ओर लगेगा। दूसरा यह है कि संपर्क जो सतह होती है, इस संपर्क सतह के लंबवत, हमेशा ध्यान रखना, संपर्क सतह के लंबवत आपकी प्रतिक्रिया लगती है, कैपिटल आर लगता है। अगर आपका ये कोण थीटा हो तो ये वाला जो कोण होगा ये कोण भी आपका थीटा होगा। इसके बाद इस mg को हम दो घटकों में तोड़ लेंगे। एक घटक तो जिधर का कोण होता है उधर का घटक आपका कोस होता है और दूसरा घटक पहले के लंबवत होता है और वो इधर को लगेगा। वो घटक आपका होगा फिलहाल mg साइन थीटा। ठीक है। अब बात ये आती है कि कंडीशन जो हम पढ़ रहे हैं वो वस्तु संतुलित होनी चाहिए और वस्तु संतुलित तब होती है जब ऊपर का बल बराबर नीचे का बल, लेफ्ट का बल बराबर राइट का बल होगा, यानी कि वे बल एक दूसरे को संतुलित कर लेंगे। तो इसका मतलब ये होगा संतुलन की अवस्था में अगर हम बात करें आपसे, तो संतुलन की अवस्था में कंडीशन ये आएगी निकल के कि R बराबर आपका वैल्यू आया होगा mg कोस थीटा। ये R इसके अपोजिट है और बराबर होना चाहिए अगर संतुलित करना है। दूसरी बात आपकी है कि जो आपका एक बल है mg साइन थीटा जो इस वस्तु में टेंडेंसी पैदा करेगा नीचे की ओर आने की, लेकिन वस्तु संतुलित है तो इसका मतलब ऊपर की ओर भी कोई बल लग रहा है और गति के विपरीत दिशा में जो बल लगता है वो आपका घर्षण बल होता है। तो इसका मतलब ऊपर की ओर जितना भी घर्षण बल लग रहा है उतना ही mg साइन थीटा है, इसीलिए ये वस्तु आपकी संतुलित रहेगी। इस तरह से जो आपका fs का वैल्यू है वो बराबर हो जाएगा आपका mg साइन थीटा हो जाएगी वैल्यू। समीकरण नंबर 2 मान लीजिए इसे। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दीजिए। देखिए क्या आता है, समीकरण 2/1 से, तो जब भाग दोगे तो वैल्यू आएगी mg साइन थीटा और इसको भाग दीजिए, ये वैल्यू आएगी mg कोस थीटा बराबर आएगा mg साइन थीटा के साथ fs था तो ऊपर आएगा, इसके साथ r था वो नीचे आ जाएगा। mg से आपका mg कट जाएगा, इस तरह से आपकी वैल्यू बचेगी tan थीटा बराबर fs बटे में r। ठीक है। अगर हम बात करें सीमांत घर्षण की, यानी कि जब घर्षण बल अधिकतम है, तो सीमांत घर्षण के लिए अगर हम बात करते हैं तो थीटा जो कोण होता है वो घर्षण कोण बन जाता है और जो fs का मान होता है, fs का फॉर्मूला सीमांत के लिए होता है μs इंटू में r। क्लियर है। दोनों वैल्यू को उठा करके यहाँ पर रख देंगे, इसलिए ये वैल्यू बन जाएगी आपकी tan थीटा s बराबर fs की जगह हम लिख देंगे μs इंटू में r और बटा में r, r से r कट जाएगा,
इस तरह से आपकी वैल्यू आ जाएगी tan थीटा s बराबर म्यू s। ये फॉर्मूला कुछ वही आ गया जो घर्षण कोण के लिए फॉर्मूला हमारा आया था। तो ये कंडीशन वही बनती है जो घर्षण कोण वाली होती है, थीटा s बराबर tan इनवर्स और ये वैल्यू आएगी म्यू s। ठीक है भाई। पहला केस ये जो आपके सामने एराइज हुआ था वो हमने पढ़ लिया। दूसरा केस ये हो सकता है कि वस्तु नीचे की ओर गतिशील हो, तो उसे भी सुन लीजिए। जब वस्तु नीचे की ओर गतिशील है, नीचे की ओर गतिशील हो, देखिए अगर वस्तु नीचे की ओर गतिशील होगी, कंडीशन तो चित्र तो आपका यही रहेगा, लेकिन उसमें एक छोटा सा चेंज हो जाएगा। क्योंकि जब वस्तु गतिशील होती है तो उसमें त्वरण आ जाता है। ये आपकी वस्तु थी, भार mg नीचे को लगेगा, नुक्कड़ में mg के दो घटक करेंगे। एक घटक वही आपका mg cos थीटा, दूसरा घटक पहले के लंबवत वही आपका mg sin थीटा। इसके लंबवत लगेगा प्रतिक्रिया R। घर्षण बल आपका ऊपर की ओर लग रहा है, घर्षण बल लगेगा आपका ऊपर की ओर और वो घर्षण बल होगा हमारा Fs। लेकिन इस बार वस्तु नीचे की ओर गतिशील है तो इसका मतलब गति में त्वरण आ जाएगा, और जिस दिशा में वस्तु गतिशील होती है वो बल बड़ा होता है और विपरीत वाला बल छोटा होता है। तो यहाँ पर इस केस में अगर मैं बात करता हूँ तो कंडीशन कुछ इस तरह बनेगी कि R बराबर तो वही रहेगा आपका mg cos थीटा, लेकिन एंड आपका फॉर्मूला लग जाएगा नेट बल बराबर ma। नेट बल बराबर ma। नेट बल निकालने के लिए नीचे का बल बड़ा होगा, ऊपर का बल छोटा होगा। तो मैं निकालूंगा mg sin थीटा माइनस के fs और बराबर m इंटू में a हो जाएगा। fs की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है कि mg sin थीटा fs बराबर होता है म्यू s इंटू में r और बराबर हो गया ma। r की वैल्यू उठा करके यहाँ से रख देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी mg sin थीटा माइनस के म्यू s, r की जगह mg cos थीटा और बराबर ma। m कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से a की जो वैल्यू बच जाएगी, g और g दोनों में से कॉमन ले लूँगा, a की वैल्यू बचेगी साइन थीटा माइनस के म्यू s और इंटू में कोस थीटा। अगर फॉर्मूला और बनाना चाह रहे हैं तो दोनों में से कोस थीटा कॉमन ले लीजिए। जब हम दोनों में से कोस थीटा कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा g कोस थीटा, यहाँ पर साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये बन जाएगा टेन थीटा और माइनस का हो जाएगा म्यू s। इस तरह से आपकी वैल्यू निकल जाती है कि जब वस्तु गतिशील होगी तो त्वरण का मान आपका कितना है। एक लास्ट टॉपिक बच रहा है, आपको पढ़ाया था घर्षण तीन प्रकार का होता है। तीसरा प्रकार आपका होता है लोटनी घर्षण। लोटनी घर्षण का मतलब क्या होता है कि वे वस्तुएं, उन वस्तुओं पर लगने वाला घर्षण बल जो जिन वस्तुओं की सतह वृत्ताकार होती है, जैसे कि ये मार्कर है, बेलन टाइप है, अगर हम इसको गतिशील कराओगे तो थोड़ा सा गति बल लगाते सर बहुत तेजी से चला जाएगा, दूर जाकर रुकेगा। यानी कि इन वस्तुओं में जो घर्षण बल लगेगा वो सबसे कम लगता है। तो इन वस्तुओं पर जो लगने वाला घर्षण बल होता है उसी बल को हम लोटनिक घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, जब वस्तु लुढ़कती हुई गति करती है, लुढ़कती हुई ऐसे, तो तब जो सतह के द्वारा घर्षण बल लगाया जाता है उस बल को हम लोटनिक घर्षण बल कहते हैं। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया।